दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे आदिवासी लोग कैसे रहते हैं। यहाँ तक कि ये जो सवाल पूछने वाले हैं, ये जो सवाल जिनके दिल में गिरता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। एक तो उनको सोशल मीडिया के माध्यम से उनको वो आदिवासी पता है जो आदिवासी जंगलों में रहता है, झाड़ पेड़ की पत्ती या अपने आगे पीछे बांधता है और जंगलों में घूमते रहता है। फिल्मों की नज़र से अगर हम देखें तो आदिवासी ऐसे कॉमेडियन होते हैं जो कोई भी जंगल में जाए तो उससे घेर लेते हैं, उससे गोल गोल होते हैं और उसको टॉर्चर करते हैं, और फिर एक आध हीरो आदिवासियों को मारकर अपना हीरोपन सिद्ध करता है। यही तस्वीर आदिवासियों की बहुत सारे लोगों के दिल में और दिमाग में है। आदिवासी यह नाम जब वो सुनते हैं तब उनके दिल में जंगली और ऐसे एक बैकवर्ड एरिया का आदमी नजर में आता है, जो आदमी इंसानी सभ्यता से बहुत कोसों दूर है। और फिर यहाँ के बैठे हुए होशियार लोग जो टीवी के सामने बैठ के अपने कमेंट पास करते हैं, जो अपने सोशल मीडिया फेसबुक पे एक कमेंट लिखकर खुद को बहुत बड़ा मोहरा समझते हैं, उन लोगों को यह वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि वो जिन नज़र से आदिवासियों को देख रहे, शायद उनको ये नजरिया बदलने की जरूरत है। और ये क्यों बदलना है, इसको भी इस वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। तो सभी आदिवासी भाई बहन या गैर आदिवासी लोग हैं, सभी को यह वीडियो देखना है। आपकी नज़र से आदिवासियों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। दोस्तों बहुत खासकर जो भी आज़ादी के बाद फिल्में आई, फिल्मों के डायरेक्टर सामने आए, उसने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बॉलीवुड को दी, और वो लोग जो आदिवासियों को प्रेजेंट कर रहे थे, गलती से उन्होंने अलग डायरेक्शन में आदिवासियों को प्रेजेंट किया। ज़्यादा लोग किताबें नहीं पढ़ते, आपको पता है आबादी में से 10% लोग ही किताबें पढ़ते हैं। तो ये 99 या 90% जो लोग हैं वो ज़्यादा मनोरंजन के साधन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यूट्यूब में उनको कॉमेडी चाहिए, यूट्यूब में उनको नॉलेज नहीं चाहिए, कॉमेडी चाहिए। और कॉमेडी में अगर ऐसा कोई जंगल का सीन हो, मूवी का सीन हो, वहाँ पे हीरो जाता है, आसपास के आदिवासी हुप्पा हुइया करके आते हैं, उसको गोल गोल करते हैं, फिर उसको हमला बोल देते हैं, वो हीरोइन को वहाँ से बचाता है, आदिवासियों को मारता है। आदिवासियों के बारे में नई न्यूज़ चैनल खुले और वो जो साइंस बताते हैं वो लोग फिर यहाँ वहाँ जाते हैं, जंगल दरिया में जाते हैं, फिर कोई डिस्कवरी वाला आदमी उन आदिवासी पहाड़ों में जाता है। जो आदिवासी स्त्री रहती है उनके तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो जाती है, और ये कहते हैं कि आदिवासियों को अपना शरीर भी ढकने को नहीं आता। ऐसी बहुत सारी बातें, और इन बहुत सारी बातें वायरल करने वाले लोग, आपको पता है अंडमान निकोबार का बेट है, वहां पे जारवा नाम की जनजाति रहते हैं। आपको पता नहीं होगा, जारवा नाम के आदिवासी सिर्फ और 300 रह गए हैं। उनमें वो बिल्कुल इस दुनिया से परे थे, लोगों का आना जाना बंद था, तब ये सुरक्षित थे। लेकिन आज कोई मीडिया रिपोर्टर, कोई ऐसा आदमी उनके कबीले में घुस जाते हैं, उनके फोटो निकालना, फोटो सोशल साइट पे डालना, लोगों में वायरल करना, और इन वजह से जारवा जनजाति में अभी कुछ ही लोग बचे हैं, और ये बहुत बड़ी शोकांतिका की बात है। दोस्तों आदिवासी लोग ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या लक्षण होते हैं इनमें जो ये दुनिया से अलग दिखते हैं, और लोग भी उन्हें अलग ही मानते हैं। इसलिए तो संविधान लागू होकर 72 साल होने के बाद भी आदिवासियों का विकास 0 नजर आ रहा है। दोस्तों आदिवासी प्रयास नहीं करता ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेंटेलिटी आदिवासियों के बारे में बनी हुई है लोगों की, वो मेंटेलिटी को बदलना है। तो इसलिए ये वीडियो उन सभी भारतीयों के मोबाइल में जाना चाहिए जो लोग कहते हैं कि आदिवासी बैकवर्ड होते हैं और आदिवासी असुशिक्षित होता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, सभी सभ्यताओं में आपने देखा कल्चर होता है, अलग धर्म प्रोपेगेंडे होते हैं, और देश में तो धर्मों का माहौल चल रहा है। इस माहौल में आदिवासी कहीं भी आपको नजर नहीं आता, क्योंकि आदिवासी धर्म की संकल्पना को लेकर चलता ही नहीं है। आदिवासी कल्चर की संकल्पना को लेकर चलता है। ज्यादा लोग क्या कहते हैं आपको पता है, आज शहरों में भी कोई डीजे बज रहा है तो गोंडी गानों का बहुत बड़ी डिमांड होती है। गोंडी गाने पे लोग नाचते हैं, उनको कुछ समझ में तो नहीं आता लेकिन नाचते हैं। आज भी आप कहीं भी जाते हो तो आदिवासी एक नाम लिया जाए तो उनके सामने आता है कि एक डांस होता है, गोलाकार होकर डांस करते हैं, उनका एक पोशाक होता है, उनका एक वाद्य होता है। क्यों होता है? आदिवासियों में लेखन कला थी, लेकिन वो लेखन कला पूर्ण तरह से विकसित नहीं थी, और इतने आदिवासी साहित्यकार नहीं थे उस काल में जो लिख के रखे कुछ। आप आज भी आदमगढ़ जैसी गुफाओं में जाओगे, सेलबर्डी या मेरे ख्याल से मुल्ताई जैसी गुफाओं में जाओगे तो वहाँ पे आपको आदिम चित्राकृति मिलती है, जैसे कि आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है।
वही चित्रकृति आदिवासी लोग, आदिम लोग यूज करते थे और चित्रकृति से समझते थे कि वो क्या है। और इसलिए लेखन कला विकसित ना होने के कारण उनका इतिहास लिखा नहीं गया। लेकिन आदिवासियों के इतिहास याद रखने के लिए एक जबरदस्त जरिया है, वो है पाटा जरिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आज पाटा कह रहा हूं। अनेक समुदाय वो अपने को अलग अलग कहता है। कोई कहीं पे आदिवासियों की मांदी होती है तो सरदार सूबेदार कहानियां सुनाते हैं गीतों के माध्यम से। गोंडी लोगों में गीतों पे नृत्य किया जाता है और नृत्य पे वादन होता है। गायन, वादन और नृत्य एक साथ होता है। अभी देखिए, गायन में पाटा गाया जाता है जिसमें इतिहास है, जो डांस किया जाता है जो उस पर्व का है, और वाद्य वो बजाया जाता है। यानी आने वाली जो नई जनरेशन है वो जल्दी से उस पाटा को सीख लेती है और वो पाटा अगली जनरेशन तक पहुंचता है और वो अगली जनरेशन तक, ये जनरेशन करके आज तक आदिवासियों का इतिहास उनके गीत में, उनके नृत्य में, उनके वाद्यों में हमें नजर आता है। तो ये सबसे भिन्न कल्चर है आदिवासियों का, सभी धर्मों के। कोई भी आदिवासी हो, गोंड हो, प्रधान हो, भिल्ल हो, सरना हो, मुंडा हो, मुंडारी हो, जितनी भी जनजातियां आज इंडिया में आती है, 700 से अधिक जनजातियां हैं और वो आज इंडिया में आदिवासियों में आती हैं। उनमें से कुछ परंपराएं भिन्न भिन्न हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न है। कोई दशहरा मनाता है तो कोई दशहरा नहीं मनाता, कोई होली जलाता है तो कोई होली नहीं जलाता। बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारी परंपरा है, लेकिन इनमें एक सिमिलर बात है, वो है आदिवासियों की टोटेमिक व्यवस्था। देखिए दोस्तों, टोटेमिक व्यवस्था का मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे दूं। बाकी धर्मों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आपने देखे हैं, लेकिन आदिवासियों के ऐसे कुछ मंदिर देखे आपने? अगर आप ये कहेंगे कि आदिवासियों के राजाओं ने मंदिर बांधे हैं, मस्जिदें बांधी है, वो राजा था, वो किसी कौम का एक प्रमुख नहीं था, तो वो राजा था। उसकी कौम में मुस्लिम भी था, उसकी कौम में हिंदू भी था, तो इसलिए उस राजा ने अपने प्रजा के लिए मंदिर बांधे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आदिवासियों का अपना एक कल्चर है, वो मंदिर भी नहीं और उनके मस्जिद भी नहीं होते। उनका एक ऐसा प्रेरणा स्थल और प्रार्थना स्थल होता है जहाँ पे वो इस शक्ति की पूजा करते हैं, यानी उस शक्ति को मानते हैं। देखिए, पूजा करना यानी अगर आप मन्नत बोलते हो तो गिड़गिड़ाना पड़ता है। आदिवासियों गिड़गिड़ाते नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है कि भगवान कोई बड़े आकार में नहीं है जो त्रिशूल फेंक के मारेंगे। भगवान वो है जो एक शक्ति है, जो जिस शक्ति ने सृष्टि को निर्माण किया, पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह को वो शक्ति चला रही है, उस शक्ति का अभिवादन वहां पे होता है। टोटेमिक व्यवस्था यानी क्या? आप अगर जानते हो कि प्रोटो द्रविडियन श्रेणी में जो आने वाली गोंड जनजाति है, वहां के लोग आज भी टोटेम लेकर चल रहे, एक पशु, एक प्राणी और एक पक्षी। इसको अपना कुल चिन्ह माना जाता है, कुल दैवत माना जाता है, उसकी रक्षा करना उस आदमी की जिम्मेदारी। यह टोटेमिक व्यवस्था आगे चलकर बाकी आदिवासी लोगों में भी बढ़ गई और हमें नजर आता है कि जो भी जनजाति है, चाहे वो मुंडा मुंडारी हो, चाहे वो भिल्ल हो, सभी में आज भी उनके पुरखा बताते हैं कि हमारे वंश में यह प्राणी पवित्र है, इसको मारा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, काटा नहीं जाता। उस प्राणी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देकर पूजा जाता है। शायद ही ऐसे कोई समुदाय हो जिसमें ये हो, लेकिन आदिवासियों में ये बिल्कुल होता है। उनमें एक पेड़ पवित्र होता है, एक पौधा पवित्र होता है, एक पक्षी पवित्र होता है और प्राणी पवित्र होता है। यह है टोटेमिक व्यवस्था जो आदिवासियों ने अपने कंधे पे ली और ये कहा कि पर्यावरण की अगर रक्षा करनी है तो हम सभी लोगों को एक एक प्राणी बांट लेना है और खुद की जिम्मेदारी है कि उस प्राणी का रक्षण करें। अगर सभी आदिवासी अपने अपने प्राणी का रक्षण करें तो पर्यावरण की रक्षा ऐसे हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, स्वर्ग नरक की संकल्पनाओं से दूर आदिवासी जिस जंगलों में रहता है, उनको अगर आप पूछेंगे कि आपके पुरखा मरने के बाद कहाँ जाते हैं, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि वो स्वर्ग में जाते हैं। वो ये कहेंगे कि हमारे पेन पुरखा हमारे प्रार्थना स्थल में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदिवासी आदमी सीधा नेचर का कंटेंट जानता है इस पंच महाभूतों से। और आपको बता दूं, गोंडी में इसका वर्णन भी आता है, येर तोड़ी अद्दी वड़ी पोखड़ी पंच महाभूत पोखराल यानी ब्रह्मांड। लास्ट इसका आप पोखराल से आते हो, पंच महाभूतों से विघटन से आप बनते हो, आप अपना कर्तव्य करके गायब हो जाते हो। तो आप कहीं स्वर्ग नरक में नहीं जाते, तो आप उनके प्रार्थना स्थलों में होते हो और उनके प्रार्थना स्थलों में उनके आदर्शों पे चलाया जाता है। जैसे कि एक के दादाजी अगर गुजर गए तो दादाजी को अपने गोंगो करके वो प्रार्थना स्थल में लाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे प्रार्थना स्थल में उनके आदर्श, उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ में कौन सा संदेश दिया, उन्होंने कैसे पालन किया, इस पे चर्चा होती है, गहन होती है और उसे कहा जाता है पेन कड़ा। गोंड लोगों में पेन कड़ा कहा जाता है, लेकिन बाकी लोगों में उस
स्थल के अलग अलग नाम है। सरना लोगों का सरना स्थल होता है, नाम अलग होता है लेकिन उद्देश्य एक ही होता है कि उनके पुरखा, उनके आदर्श है और उनके पुरखाओं के विचारों पे चला। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकी समुदाय में आपको बहुत कम नजर आती है जो आदिवासी में आती है। आदिवासियों को जाति भेद या वर्ण भेद या कोई भी ऊंच नीच वाला भेद उनमें नजर नहीं आता। देखिए, इन कबीलों में आपने कभी देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो फिर भी आदिवासियों के साथ रहकर उनकी कल्चर को देखना बहुत जरूरी है। समानतावाद उनमें ठूस ठूस के भरा है। अभी वहां पे कोई कबीला है, कबीले का कोई प्रमुख भी है तो कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करता। और आदिवासियों में भेदभाव तो नहीं होता लेकिन स्त्री को नीचा दिखाने की कोशिश भी दूर दूर तक नहीं नजर आती। इसका मतलब ये है कि आदिवासी आज भी स्त्री को बहुत बड़ा स्थान देता है। और किसी आदिवासियों को पूछिए आप जाके, स्त्री को बड़ा स्थान क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो स्त्री है जो इस वंश को आगे बढ़ाती है। इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी कोख से जन्म लेने वाले लोग ही आदर्श पुरुष बनते हैं। तो उसकी कोख उजागर, इसलिए गुण लोग खुद को कोया वंशी कहते हैं। कोया यानी कोख भी होता है। तो देखिए दोस्तों, समानतावाद इनमें कूट कूट के भरा है। ज्यादा से ज्यादा कबीलों की अगर आप प्रमुख भी देखिए तो स्त्री ही नजर आती है। उच्च नीच और भेदभाव यह आदिवासियों में नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे अगर समानतावाद किसी को लाना हो तो उन्होंने भी आदिवासियों का निरीक्षण किया और उनके जो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक पद्धति है आदिवासी कबीलों में, वही पद्धति आज गणराज्य में लोकतंत्र में आई है, जिसे समानतावाद कहा जा सकता है। ऊपर जयपाल सिंह मुंडा ने यहाँ पे, मरांगोंके ने यहाँ पे एक टिप्पणी भी की है कि लोकतंत्र आदिवासियों को सिखाने की जरूरत नहीं है, तो आदिवासी कबीलों से लोकतंत्र इस देश को सीखने की जरूरत है। दोस्तों, और लास्ट एक टॉपिक है जिसको मैं लेना चाहता हूँ। आदिवासी के 700 से भी अधिक समुदाय इंडिया में होने के कारण उनकी परंपराएं हमें कुछ अलग अलग नजर आती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये परंपरा हमसे मिलती है तो आप इसी धर्म से होंगे। दिमाग तो बहुत लोग दौड़ाते हैं लेकिन इस दिमाग में खरा नहीं उतरते, क्योंकि आपको पता है आदिवासी इंसान नेचर के बदलाव के साथ खुद को ढाता गया और नेचर के साथ खुद की परंपराएं बनाता गया। हालांकि इस 150-200 साल में आदिवासी आदमी इस विकास के भंवर में जल्दी नहीं आ पाया, पढ़ नहीं पाया, तो अपने बच्चों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये परंपरा क्यों होती है। लेकिन अब हम बच्चों की जिम्मेदारी है कि आदिवासियों की जो भी साइंटिफिक परंपरा है वो देश के सामने, दुनिया के सामने लाए और इसको बताए कि आदिवासी इंसान पाखंड पे नहीं तो विज्ञानवाद पे चलता है। और दोस्तों, आप अगर आदिवासी है, गैर आदिवासी है, कोई भी है, आपको ये समझना चाहिए कि आदिवासी कहने के सिर्फ आपका पत्ते बांधने वाला आदमी नहीं, तो आदिवासी वो आदमी है जो नेचर को साथ लेकर नेचर के साथ चलता है और उसको ये पता है कि नेचर से कितना लेना है और क्यों लेना है, क्योंकि नेचर को संभालना भी वो जानता है और रक्षा करना भी वो जानता है। तो दोस्तों, अगर आज के बाद कोई आदिवासी शब्द सामने लाए तो प्लीज दिमाग में ये छवि नहीं लाना कि एक बैकवर्ड आदमी है। दिमाग में ये छवि लाना कि वो इंसान है जो समाज इतने आगे जाने के बावजूद भी समाज को ये बता रहा है कि नेचर के साथ अगर नहीं चलोगे का विनाश जरूर होगा। तो इसलिए आदिवासियों की जो भी परंपराएं, संस्कृति है, विचारधारा है, इसको लोगों के सामने लाकर अपने देश को, अपने विश्व को मजबूत करना ही यहाँ की जिम्मेदारी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में उनके गान में, राष्ट्रगान में ये बात ऐड की गई कि वहाँ के अबोरिजिन आदिवासी लोगों को, बहुत पुराने लोगों को, देश बसने से पहले भी वहाँ पे आदिवासी थे, उनको वहाँ पे सम्मान दिया गया है। और यूएनओ ने भी आदिवासियों को बहुत बड़ा आधार दिया है, दिलासा दिया। इसका एक अर्थ है कि यहाँ के आदिवासी कल्चर को हम नहीं बचा पाएंगे तो आने वाले वैज्ञानिक विनाश को हम रोक भी नहीं पाते। तो सभी भाइयों को निवेदन है, आदिवासी नाम शब्द सुनने के साथ ये इमेजिन करें कि वो आदिवासी आदमी इस देश को, इस ज़मीन को, इस पर्यावरण को बचा रहा है, तो इसके श्रम और योगदान को सहायता करें। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुरुनानक, जय। जनजाति हो, आदिवासी हो, जनजाति हो, आमी धरती पुत्र हो, स्वाभिमानी छौ।